मई जून की तपती गर्मी के दिन चल रहे थे। हीरा अपने परिवार के साथ सोहनगढ़ नाम के गांव में रहता था। आसपास इधर उधर छोटे मोटे काम करके हीरा जैसे तैसे अपने घर का गुजारा कर रहा था। उसके पास रहने के लिए एक टूटा फूटा सा घर और खाने के लिए कुछ थोड़े बहुत ही बर्तन थे। साथ ही घर में राशन के नाम पर केवल खाली डब्बे थे। ऐसे ही एक दिन हीरा की पत्नी मालती उससे बोलती है, सुनिए जी, बहुत गर्मी हो रही है, ऊपर से हमारे घर में बिजली भी नहीं है, कहीं से बिजली का इंतजाम कीजिए ना, अब गुजारा नहीं होता इस गर्मी में। गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा पड़ रही है, बर्दाश्त ही नहीं होता। मैं देखता हूँ अगर कुछ उपाय हो पाए तो मैं जरूर करूँगा। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। इतना कहकर हीरा अपने काम के लिए निकल जाता है और हर दिन की तरह मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है। पर बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, जिस वजह से हीरा थोड़ी देर पास में लगे पेड़ के नीचे आराम से 2 पल बैठ जाता है। तभी हीरा अपने साथ काम कर रहे रामू नाम के आदमी को इस पेड़ के नीचे बैठा था उसे बोलता है, सोनू भाई, इस बार तो गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। सच में ऐसा लग रहा है कि सूरज हमारा जान ही ले लेगा। ये तो आपने बिल्कुल सच कहा हीरा भाई, गर्मी तो इस बार बहुत ही ज्यादा है। मैं तो घर जाके आराम से कूलर के आगे बैठकर हवा लेता हूँ, पर जाकर कहीं राहत मिलती है, वरना दिन भर इतनी धूप में काम करके तो शरीर एकदम फूल पीले आम की तरह हो जाता है। वैसे ये कूलर कितने तक का आ जाता है भाई, बताना जरा। अरे बात तो पिछले साल 15,000 लिया था, लेकिन हवा एकदम ठंडी ठंडी देता है, मजा आ जाता। ब्राई कूलर लेने की मैं भी सोच रहा था। ब्राई की अपनी बीवी के लिए और अपने लिए कूलर ले लो, पर इतने पैसे ही नहीं है। अब भाई काम की चीज तो महंगी आती है, एक बार पैसे लगाओ तो सालों साल चलती है। बात तो सही है, पर सालों साल लेने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। बात तो सारी पैसों की है। भी पैसा तो हर चीज में लगता है, पर सिर्फ कूलर लीको का तरेगा तो घर में तो बिजली भी नहीं है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। पूरा कौन सा प्रकृति का हवा से चल जाएगा। कूलर के साथ साथ बिजली भी तो चाहिए। तो तू एक काम कर, किसी के लगा से ताका लगा तार का और फिर बिजली ले ले। अब ये फिर रात को जब सब सो जाते रहे तब तू तांका लगा लिया करना। ऐसे ही हीरा और रामू काफी सारी बातें करते हैं, जिसके बाद दोनों थोड़ा सा आराम करके फिर से अपने काम में लग जाते हैं। शाम तक वी गर्मी के से काम करते करते हीरा की हालत बहुत खराब हो जाती है। जैसे ही वे थका हुआ घर जाता है तो घर में उसे और भी ज्यादा घुटन महसूस होती है, क्योंकि उनके घर पर कोई पक्की छत तो थी ही नहीं, पर छत के नाम पर उन्होंने टीन रखा हुआ था, जो गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा तपता और कमरा किसी तंदूर से काम तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। रामू घर के आंगन में जमीन पर ही लेट जाता है। तभी, है जी, क्या हुआ, आप ठीक तो है? हाँ, वे ठीक हूँ। जमीन बहुत ठंडी ठंडी लग रही है, इसलिए मैं इस पर लेते हैं। रुकिए, मैं हाथ वाला पंखा लेकर आती हूँ और आपको हवा कर देती हूँ। मालती जल्दी से हाथ वाला पंखा लेकर आती है और हीरा को हवा करने लगती है। हवा से हीरा को सुकून महसूस होता है। तभी उसे एकदम से रामू की कही हुई बात याद आने लगती है। वह मालती से इस बारे में बात करने लगता है, जिस पर मालती बोलती है, जी आपको लगता है क्या ऐसे करना ठीक है? वैसे देखा जाए तो गलत भी नहीं है। रात को हम भी सुकून से सो पाएंगे और सुबह होते ही हम तार हटा दिया करेंगे। चलो ठीक है, मैं करता हूँ इसका भी कुछ। सबसे पहले मैं बंगार की दुकान से पुराना पंखा ले आता हूँ। पुराना ही लेते हैं, क्योंकि नया तो अभी हम ले नहीं सकते। नया लेने के लिए पैसे की बहुत चाहिए। ऐसे ही अगले दिन हीरा गांव के ही एक भंगार वाले की दुकान पर जाता है, जहां पर कई तरीके के पुराने कूलर, पंखे रखे हुए होते हैं। सबको एक एक करके देखने लगता है।
भंगार वाला मोनू बोलता है। क्या लेना है हीरा भैया? अरे सारे कूलर पंखे अच्छी से देख लिए तुमने, सबके सब कुल पसंद आया का? ये वाला पंखा कितने का है भाई, बता ना जरा, पर सही रेट लगाना। 1000 का है, फिर तुम्हें 700 में दे दूंगा, ले लो, बढ़िया चलता है। 700? पर मेरे पास 700 नहीं है, मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके पैसे दे दूंगा। क्या भैया, मैं भोरनार की दुकान चल रहा हूँ, कौन सा सोने की दुकान चल रहा हूँ जो तुम किस्तों पर पैसा दे रहे हो? चलो तुम पर इतना यकीन है, भैया ले जाओ, लेकिन पैसे दे देना, ना तुम्हारे एक एक पैसे दे दूंगा। अरे पैसे की चिंता मत करो, ये के ले जाओ, साथ में लंबी तार भी तुम क्या, पर एक साथ में लदा रखिए। हाँ, लंबी सी तार भी दे देना। मोनू के भंगार की दुकान से हीरा पुराना पंखा और तार लेकर अपने घर आ जाता है और घर जाकर पंखे को अच्छे तरीके से साफ करता है। तभी वहाँ मालती आ जाती है और बोलती है, अजी पंखा चल तो जाएगा ना? इसकी हालत देखकर तो नहीं लग रहा है कि ये चलेगा। अरे नहीं चल जाएगा, और वैसे भी भंगार में कुछ भी नया तुरंत नहीं मिलता, पुराना है तो क्या हुआ, कोशिश करेंगे तो जरूर चल जाएगा। लंबी तार लेकर आओ, सीधा कमी सी लगा लेंगे, घर के आसपास तार लगाने और काटने का डर है। हीरा अच्छे से उसे पंखे को सफाई करता है और टाका लगाने के सारे तैयारी कर लेता है। रात में जब सभी लोग अपने घरों के अंदर होते हैं, तभी हीरा बिजली की खंबे में टाका लगा लेता है और जैसे ही पंखा चलता है, तभी उसकी ठंडी ठंडी हवा से मालती के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और मालती हीरा से बोलती है, इस गर्मी में पहली बार मैंने सुकून की सांस ली हूँ जी। कितनी अच्छी हवा चल रही है इस पंखे से। चलिए आज रात कम से कम हम दोनों सुकून से तो सो जाएंगे। हाँ सही कह रही हो, वरना गर्मी में तो ठीक से नींद भी नहीं आती, सारे घर मच्छर इतना काटते हैं, पर आज कम से कम आराम से सो जाने दे। अब घर में पंखा आ जाने से हीरा और मालती को काफी सुकून महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी में बढ़ती चलती चली जाती है, पंखे की हवा भी हीरा और मालती को बहुत ज्यादा गर्म लगने लगती है। ऐसे में मालती गर्मी में काम करने की वजह से बेहोश होकर गिर जाती है। हीरा मालती के मुंह पर पानी डालकर उसे उठता है और मालती होश में आती है। तभी मालती बोलती है, माफ कीजिएगा, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। गर्मी में काम करते करते एकदम से मेरा सर घूम गया और मैं गिर गई। बाप रे, गर्मी इतनी ज्यादा है कि अब तो पंखे की हवा दे एकदम गर्मा आ रही है। अब तो हमें कैसे भी करके अपने घर में कूलर लाना ही होगा। पर जी हम कूलर कैसे लाएंगे? कूलर तो बहुत ज्यादा महंगा है और इतनी गर्मी में कूलर दम तो और ज्यादा दाम का होगा। कुछ ना कुछ तो करना होगा, अगर कूलर खरीद के नहीं ला सकते तो हमें कूलर घर पर ही बनाना होगा, ना पहले अपने तरीके से। टाइम भी तो सब कुछ बन सकता है। अब मैं घर पर पहले मिट्टी का कूलर बना लूंगा, जो बिजली से तो चलेगा ही चलेगा, उसके अलावा प्राकृतिक हवा से भी चलेगा। मिट्टी का कूलर पक्का तो मुझे भी नहीं पता, तो दिमाग में एक तो की वह सकता है कि वह काम कर जाए और हमारा मिट्टी का कूलर बनकर तैयार हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर हमें बिना बिजली के भी ठंडी हवा मिल जा करेगी। ऐसे ही अपनी पूरी तैयारी के साथ अगले दिन हीरा मिट्टी का कूलर बनाने की तैयारी करता है। सबसे पहले हीरा बहुत सारी कच्ची मिट्टी अपने घर पर लेकर आता है, जिसके बाद लगातार कई दिन की मेहनत के बाद कूलर के ढांचे जैसा कुछ बनकर तैयार करता है। करीबन 15 दिन के अंदर हीरा का मिट्टी का कूलर बनकर तैयार था, जिसमें वह दूसरे बिजली वाले कूलर की तरह ही बनता है और साथ में ही उसके घास भी लगता है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने लाए हुए पंखे को उसे मिट्टी के कूलर के अंदर फिट कर देता है। मालती उसे मिट्टी की कूलर में ठंडा ठंडा कुएं का पानी भर देती है। रात के समय जैसे हीरा रोज की तरह तार का टाका लगता है, तभी उसे मिट्टी के कूलर एकदम ऐसे ठंडा हवा आने लगती है। इतनी ठंडी हवा तो उनके घर में लगी हुई पंखे की भी नहीं थी। उस ठंडी हवा के झोंके से दोनों पति पत्नी के चेहरे पर सुकून की मुस्कान आ जाती है। हमारी कहानियाँ देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस को तो एंजॉय करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है।
अगर आप उन 80% में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथ है बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। ये आतंकी हमला सच्ची कहानी पर आधारित है। ये कहानी जम्मू कश्मीर की है, जहां पर हर साल लाखों व्यक्ति घूमने आते हैं, जिनमें से सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम और अन्य बहुत सी जातियां के लोग घूमने आते हैं। पर इस साल कुछ अलग होता है। जब दूर दूर से लोग कश्मीर में घूमने आए तब वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की होगी। और कश्मीर में क्या हुआ था, इसको जानने के लिए आपको पूरी कहानी देखनी पड़ेगी। पापा, हमारे स्कूल की छुट्टियां पड़ गई है। आप हर साल कहते हो कि तुम्हें छुट्टियां में घूमने ले जाऊंगा, पर आज तक आप नहीं ले गए। फिर इस बार ऐसा नहीं होगा। आप हमें कहाँ अच्छी जगह घूमने के लिए ले जाएंगे। हाँ मोनू बेटा, तुम सही कह रहे हो। मैं भी हर साल कह कर थक चुकी हूँ, पर आज तक ये हमें घूमने नहीं ले गए हैं। कभी बोलते हैं कि ऑफिस में काम बहुत है और कभी बोलते हैं कि पैसा नहीं है। ये हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना लेते हैं, पर इस बार मैं बहाना नहीं बनाने दूंगी। अरे राशि, तुम तो समझदार हो ना। मोनू तो बच्चा है, ऐसे जिद करता है, पर तुम क्यों जिद कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना कि इस बार हाथ टाइट है और ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, तो हम घूमने कैसे जा सकते हैं? और मैं तुम्हारे लिए एक बार छुट्टी मांगी थी बॉस से, पर उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया छुट्टी देने के लिए मुझे। मोनू के पापा, आपको इस बार तो घुमाने ले जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने बेटे को लेकर खुद घूमने चली जाऊंगी। अरे नहीं मोनू बेटा, घुमाने तो सिर्फ मैं ही ले जाऊंगा तुमको, और चाहे बॉस छुट्टी दे या ना दे, सबसे पहले मेरी फैमिली है, उसके बाद मेरा ऑफिस या मेरा अन्य काम है। चलो राशि, जल्दी से पैकिंग कर लो, टाइम वेस्ट ना करो। अरे पापा, पहले ये तो बता दो कि हम लोग घूमने कहाँ पर जा रहे हैं। मोनू बेटा, हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर गर्मी का कोई नाम और निशान ना हो। चलो तुम गेस करके बताओ हम कहाँ चलेंगे। पापा, हिमाचल या मनाली जाएंगे क्या हम लोग घूमने? ओ पापा, आप कश्मीर लेकर जाएंगे हमें? मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझे कश्मीर लेकर जाओगे। पापा, मैं बहुत लकी हूँ जो आप मेरे पापा हो। ऐसा कोई भी फ्रेंड नहीं है मेरा जो आज तक कश्मीर में घूमने गया हो, बस मैं। चलो बातें मत करो, अब जल्दी से पैकिंग कर लो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। फिर सभी लोग पैकिंग करके कश्मीर जाने के लिए ट्रेन के पास आ जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग कश्मीर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोग थे। असली कहानी स्टार्ट होती है कश्मीर जाने के बाद। मोनू का परिवार और अन्य लोग भी कश्मीर पहुंच गए थे। वहां पर सभी लोग बर्फ का आनंद ले रहे थे और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, परंतु उनको इस बात की भनक भी नहीं थी कि उन पर आतंकी हमला होगा। तभी मोनू अपने पापा से बोलता है, पापा पापा पापा, बहुत ठंड लग रही है पर बहुत मजा भी आ रहा है। अब मुझे पिज्जा पीने का मन कर रहा है और भूख भी लग रहा है। नहीं मोनू बेटा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अभी रोटी और चाय पी कर आए हो। नहीं मम्मी, मुझे तो कोल्ड ड्रिंक पीनी है और पिज्जा भी खानी है। आप पिज्जा भी ला कर दो। ठीक है बेटा, तुम रोना बंद करो, मैं आसपास आकर ढाबा ढूंढता हूँ। फिर मोहन ढाबा ढूंढने चला जाता है और वहाँ के लोगों से पूछता है कि कोई आसपास ढाबा है कि नहीं, पर बहुत ढूंढने के बाद और पूछने के बाद उसे एक भी ढाबा नहीं मिला। पर एक व्यक्ति उसको बोलता है कि आगे जाकर पहलगाम नाम का एक गांव है, वहाँ पर तुमको ढाबा मिल जाएगा, वहाँ जाकर खाना भी खा सकते और घूम भी सकते हो। और फिर मोहन और उसका परिवार पहलगाम की ओर चल पड़ता है। थोड़े समय बाद वे पहलगाम पहुँच जाते हैं। पहलगाम पहुँचने के बाद सबसे पहले वह ढाबे पर चाय और नाश्ता करते हैं। वाह,
पापा, यहाँ पर कितनी अच्छी चाय और नाश्ता है। मुझको पीकर और खाकर तो मेरा पेट भर गया। बस अब मुझे घूमना है और बहुत खेलना भी है और दोनों के साथ। नहीं बेटा, रात होने वाली है, हम अपने होटल चलते हैं। कल सुबह जाकर दोबारा घूम लेंगे और वैसे भी हम 4-5 दिन और रहेंगे यहाँ पर। हम आराम से घूम लेंगे सारे जगह। नहीं पापा, मुझे तो आज ही घूमना है और मैं घूमे बिना नहीं जा रहा। नहीं मोनू बेटा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इतना राशि बोल ही पाई थी तभी चिल्लाने की आवाज है और पता चला कि आतंकियों ने हमला कर दिया है। तभी सभी लोग भागने लगते हैं। एक आतंकी मोहन को पकड़ लेता है और उससे बोलता है, अपना नाम बताओ और अपना धर्म बताओ कि तू हिंदू है या मुस्लिम। मोहन उस टाइम बहुत ज्यादा डर जाता है, उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। अरे तू बता रहा है कि तुझे गोली मारो। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं बता रहा हूँ। जल्दी बता, तेरा धर्म कौन सा है? भैया मैं हिंदू हूँ। हिंदू नाम सुनकर आतंकियों ने मोहन की एक करके उसे पर गोलियों की बौछार कर दी और फिर मोहन की पत्नी भी आतंकियों से बोलती है, मुझे भी मार दो, अब मैं जी के क्या करूँगी जब मेरा पति ही नहीं रहा। पर आतंकियों ने उसे नहीं मारा और वहाँ से चले गए। अपना नाम बताओ और अपना धर्म बताओ कि तू हिंदू है या मुस्लिम। मेरा नाम अब्दुल है और मैं एक मुसलमान हूँ। मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा? प्लीज मुझे मत मारो। अरे अब्दुल, आप तो मेरे मजहब की ही हो, आपको मैं कैसे मार सकता हूँ? मेरी जिम्मेदारी है। हम तो सिर्फ कश्मीर में से हिंदुओं को मारने आए हैं। हमारा मकसद केवल हिंदुओं को बेसफाई करना है। अरे नहीं, आप हिंदू को भी मत मारो ना, यह भी हमारे भाई बंधु है। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए ना, कि एक दूसरे को मार के। आज तुम हिंदुओं को मार रहे हो, कल को ऐसा ना हो कि हिंदू भी हमें मारने लगे, फिर हम क्या करेंगे? इसलिए मैं कहता हूँ या लड़ाई को यहीं खत्म करो और हम सबको छोड़ दो। अरे तुम चुप हो जाओ, तुम्हें मरना है क्या? यह ज्ञान किसी और को देना हमारा मकसद है। हिंदू वेह खत्म करना और वे हाज पूरा करके जाऊंगा और जो हमारे बीच में आएगा सबसे पहले मैं उसको मारूंगा। आतंकवादियों ने पहलगाम हमले में कुल 28 लोगों की हत्या की थी, जिसमें हमारे 27 हिंदू भाई थे और एक मुस्लिम भाई, जो हिंदू को बचाते बचाते अपनी जान दे दी। ये देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस को तो एंजॉय करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। अगर आप उन 80% में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथ है बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग सालों से अपने शांत माहौल में अच्छे और सीधे साधे सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते थे, लेकिन बीते कुछ समय में इस क्षेत्र में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा था। गर्मी और सहानियां होती जा रही थी और फसलें सूखने लगी थी। सभी लोग गर्मी से बेहाल थे, फिर भी गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन चलाने की कोशिश करते। इस गांव के कुछ दूरी पर पहाड़ी क्षेत्र में प्राचीन गुफा था, जहां एक वृद्ध साधु रहा करते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे इंद्रियों पर नियंत्रित रखने वाले बड़े ही दयालु और अनुभवी साधु है। कुछ लोगों ने उन्हें साधु और कुछ लोगों ने उन्हें फकीर भी समझा, लेकिन असल में वे एक व्यक्ति ही थे। उनका नाम शिवानंद था, जो वर्षों से तपस्या कर रहे थे। वे अपने दिव्य शक्ति से पहाड़ की उग्र जलवायु को भी सहन कर लेते थे,
किंतु इस बार मौसम इतना विकराल रूप ले चुका था कि उनकी सहन शक्ति भी चुकने लगी थी। हे प्रभु, ये कैसी अग्नि परीक्षा है। भी मेरे शरीर की समस्त शक्ति मानो सूख सी गई है। इस भीषण गर्मी में भी मैं सदैव उपवास और साधना को ही अपना जीवन बना लिया है, पर अब शरीर जवाब दे रही है। गर्मी से साधु महाराज की हालत खराब होने लगी थी। गुफा के बाहरी हिस्से में सूरज की रोशनी इतनी तीव्र थी कि अगर कोई बाहर खड़ा होता तो कुछ ही देर में पसीने से लटपट हो जाता। पहाड़ी इलाका में जो छोटे छोटे तालाब थे वह भी सूख चुके थे और पानी के बिना और भी तड़प रहे थे। ऐसे में साधु बाबा ने सोच लिया था कि आज उनको किसी भी तरह गांव जाकर लोगों से सहायता लेना ही पड़ेगा। गुफा में आग और रुकना जीवन के लिए खतरा हो सकता है। सुबह का समय था, पर धूप इतनी तेज की लगती थी कि मानो दोपहर हो गई है। साधु शिवानंद अपने शरीर को संभालते हुए धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। उनकी चाल डगमग हो रही थी, कंठ सूख चुका था, पर मन में अभी भी उम्मीद थी कि गांव के लोग उनकी सहायता जरूर करेंगे। रास्ते में उन्हें एक बकरी का चरवाहा मिलता है जो अपनी बकरियों को पहाड़ पर चराने ले जा रहा था। और बाबा जी, आप इस बढ़ती गर्मी में कहाँ निकल कर जा रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? बेटा, मुझे कुछ पानी की आवश्यकता है। बहुत कष्ट में हूँ। क्या तुम्हारे पास पानी है? चरवाहा असमंजस में पड़ जाता है। उसके पास भी सिर्फ एक छोटा सा पानी का मास्क था जो पूरे दिन उसके लिए काफी मुश्किल से चलता था। कुछ क्षण सोचने के बाद वह थोड़ा पानी साधु को दे देता है। बाबा, मेरे पास चाय पे पानी नहीं है, पर जो है वे आपको दे रहा हूँ। आप गांव पहुँचे कुछ लोगों से भी मदद मांग लेना। साधु का थोड़ी राहत साधु को थोड़ी राहत मिलती है। उन्हें इस चरवाहे में उम्मीद की किरण दिखती है। साधु उसे आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाते हैं। जब साधु गांव के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गांव के पास में ही एक ही कुआं था जो अब लगभग सूख सा गया था। गांव के लोग दिन भर उसका पानी निकालकर अपने अपने काम में लगा लेते थे। साधु शिवानंद जब गांव में दाखिल हुए तो सबसे पहले उन्हें तेज धूप ने इतना तपन दिया कि उनके गर्दन पर चमकते पसीने की बूंदें झलकती हैं। गांव की गलियों से गुजरते हुए वे देखते हैं कि अधिकतर मकान मिट्टी के बने थे। कुछ बैल बेचैन होकर तड़प रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर साधु को कुछ लोग दिखाई देते हैं जो मिलकर एक सूखे तालाब की तलहटी साफ कर रहे थे। अरे शंभू भाई, लगता है ये गर्मी हमारी जान लेकर ही मानेगी। इतनी गर्मी, ओवर से हवा शरीर को जला दे रही। हाँ, वो सही कर रहे हो, पर हम क्वर भी कर सकते हैं। गांव में सभी परेशान है। अब तो कुआं का पानी भी खत्म होने वाला है। अगर पानी खत्म ही गया तो हम सब पानी के बिना तक कर मर जाएंगे। भक्तों, क्या कोई मेरी सहायता कर सकता है? भी मुझ पानी अत्यंत आवश्यक है, और यदि कुछ छाया या विश्राम का स्थान मिल जाए तो मैं आपका आभारी रहूंगा। ग्रामीणों ने उन्हें देखा पर कोई खास उत्सुकता नहीं दिखाई। उन्होंने सोचा कि यह साधु या बिच्छू होगा जो भीख मांगने आया है। बाबा, अपनी ले पानी जुटाना इस समय हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा है। कम खुद ये सूखे तालाब की सफाई कर रहे हैं ताकि बरसात आए तो पानी संग्रहित कर सके। ऐसा न देंगे कि हमारे पास कोई भंडार है जिसे हम लुटा दे। मैं समझ सकता हूँ बेटा, पर मेरी दशा बहुत दयनीय है। मैं पहाड़ से नीचे आया हूँ, भी गुफा में रहता था। अब अत्यधिक गर्मी के कारण मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। सिर्फ कुछ घूंट पानी और थोड़ा विश्राम दे दो। साधु महाराज को इतना कहने पर भी कोई उनको एक गिलास पानी तक नहीं दिया। फिर वे आगे बढ़ा गर्मी से बेहाल मजबूर वह गांव के चौपाल पर जाते हैं जहां लोग इकट्ठे होकर बैठते थे। चौपाल के बीच में एक बड़ा वृक्ष था जिसकी छाया ही कुछ राहत देती थी। साधु इस छाया की ओर बढ़े,
लेकिन वहाँ पहले से ही कुछ लोग बैठे थे और गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों, मुझे कुछ समय के लिए छाया में बैठने दीजिए और हो सके तो एक लोटा पानी दे दो, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। चौपाल पर बैठे व्यक्ति बौबा का मजाक बनाते हुए बोलते हैं। बाबा, पानी की गिलास सबको है, फिर भी अगर आपको बैठना है वो किसी कोने में बैठ जाए। वे हमसे ज्यादा उम्मीद ना रखे, फिर भी आप तो सागु है, आपको पानी की क्या जरूरत है? आपको तो भगवान पर ही इतनी शक्ति दी हुई है कि आपको पानी की क्या जरूरत नहीं। शर्मिंदा होकर धीरे से कोने में बैठ गए। वे अत्यधिक थकान में महसूस कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि शायद कोई उनको पहचान लेगा या मदद करेगा, लेकिन गांव वालों के बीच एक अजीब तरह का अंधविश्वास लग रहा था। उन्हें लगा कि साधु धोखा देने आया है या कुछ मांगने आया है जिसे ये पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ देर बाद गांव का मुखिया वहां आता है। वह एक तगड़ा ऊंचे कद का व्यक्ति था, चेहरे पर रोविला भाव, वे आंखों में कड़ापन। उसका नाम था चिरगुजानंद। मैंने सुना है कि आप गुफा में रह के हैं और ओ गांव में आकर मदद मांग रहे हैं। यह गांव कोई आश्रम नहीं है कि यहाँ साधु संतों का निःशुल्क पालन पोषण होगा। जिस प्रकार हम अपने परिश्रम से जीवन चलाते हैं, वैसे ही आपको कोई उपाय ढूंढना होगा। साधु जी ने असहाय से उसकी ओर देखे और कमजोर आवाज में बोले, बेटा, मैं जीवन भर तपस्या की है, किसी से मांगा नहीं है, पर आज तन की कमजोरी मुझे कमजोर कर रही है। क्या इस संसार में करुणा नाम की कोई चीज नहीं बची? कुछ लोगों ने हलचल हुई, पर अधिकांश ने मुखिया के क्रूर स्वभाव को देखते हुए कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। गांव में कई परिवार थे जो पहले काफी मेहमान नवाज माने जाते थे, पर आजकल पानी और भोजन की कमी ने सबको कठोर बना दिया था। बारिश न होने से फसलें सूख चुकी थी, कुएं का पानी भी कम हो चुका था और नदियां कहीं दूर सूख चुकी थी। जीने के लिए लोग दिन रात संघर्ष कर रहे थे। घर के एक बुजुर्ग महिला अपनी पोता को सुला रही थी। उसे तेज बुखार था। साधु जब गांव में घूम घूम कर लोगों से मदद मांग रहे थे, तब उन्हें कई मकानों से क्रूर भाषा का प्रयोग मिला। कुछ जगहों पर मना कर दिया गया तो कहीं उन्हें डांट फटकार सुनाई पड़े। यह सब देखकर साधु के हृदय में बड़ा दुख हुआ। यही मनुष्यता है। क्या सच में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि किसी की सहायता करने में असमर्थ है? गर्मी अपना रौद्र रूप ले रही थी। जमीन तप रही थी, हवा गर्म रफ्तार से चल रही थी। गांव के पशु पक्षी तक तड़प रहे थे। साधु के पैरों में छाले पड़ चुके थे। साधु बाबा ने गांव के बगल में एक छोटा सा बगीचा में जाते हैं। साधु को लगा कि वहाँ कम से कम छाया तो मिलेगी। बगीचा में उन्हें एक युवा लड़की दिखाई दी जो सूखी लड़कियों को गठन उठाए हुए भी वह भीषण गर्मी में भी काम करने की कोशिश कर रही थी। बेटी, क्या तुम मुझे एक लोटा पानी दिलवा सकती हो? मैं बहुत प्यासा हूँ। लड़की के चेहरे पर दया का भाव था, पर वो अभी असमर्थ जताती हुई बोली, बाबा, मैं आपको पानी जरूर देती, पर हमारे घर में भी पानी सीमित है। रोज कुएं पर जाकर लंबी लाइन लगानी पड़ती है, तब कहीं एक दो मटकी भर पाती हूँ। हमें माफ कीजिए, मुझे डर है कि घर के लोग नाराज ना हो जाए। ये कहकर वे वहाँ से चली गई। साधु को समझ आ गया कि गांव के लोग अपने संकट में घिरे हुए हैं और उनका हृदय भी सूख गया है, जैसे ही खेतों और तालाबों का पानी सूख गया हो। फिर भी साधु ने बगीचे के एक कोने में बैठकर आखिरी बार प्रार्थना की। यही मनुष्यता है। क्या सच में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि किसी की सहायता करने में असमर्थ है? अगले कुछ दिन साधु के लिए कठिन साबित हुए। उन्हें पर्याप्त भोजन तो क्या पानी पीने को तक नहीं मिला। तेज गर्मी से उनका शरीर जल रहा था।
एक दिन दोपहर को जब सूरज आसमान के ठीक ऊपर था और मानो आग बरसा रही थी, तब साधु बेहोश होकर गिर पड़े। गांव वाले इकट्ठा हुए, लेकिन उस वक्त भी उनमें से किसी को करुणा नहीं आई। मुखिया भी पहुंचा और साधु को देखते ही बोला, उठाकर छाया में कर दूं, नहीं तो ये मर जाएंगे तो आगे और जनशतकारी हो जाएगी। अरे छुरा ना यार, मर भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा, एक साधु ही तो है। उन सबको अपने रोज रोटी और पानी का जुगाड़ करना चाहिए, इनके लिए कौन सा वक्त बर्बाद करें। चलो भाई, अपने अपने काम में लग जाओ। कुछ ही देर में साधु को थोड़ा होश आया। उन्होंने धीमी सी सांस ली और बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द उनके कंठ में अटक गया। साधु को लगा कि अब उनका अंत समय आ गया। कमजोरी इतनी बढ़ चुकी थी कि उनका शरीर कांप रहा था। उनकी आंखों से आंसू बह रही थीं। वह धीमी आवाज में भगवान को याद करते हुए बोले, हे राम, मैं अपने अंतिम क्षण में उन लोगों को अपनी ओर से क्षमा देना चाहता हूँ, लेकिन उनका हृदय इतना कठोर हो चुका है कि मैं चाहकर भी उन्हें क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे प्राण निकल रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें श्राप देता हूँ कि इस गांव में दिन में इतनी भयानक गर्मी पड़े कि लोग आग में झुलसे और रात में इतनी भीषण सर्दी हो कि लोगों की हंडिया का कांप उठे। यही नहीं, ये चरम मौसम उनके जीवन में अंधेरा और बीमारी लाएगा जब तक ये लोग मानवता का पाठ ना सीखे। सैद साधु ने अपने प्राण त्याग दिए। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। कुछ श्राप पर किसी को हंसी आई तो कुछ लोग निराश हुए। अरे भाई, साधु का शाफ का नाम लगेगा, सब धूम को सुला रहे। चलो चलो अपनी काम में लग जाओ, यह अपना समय खराब करने से क्या फायदा। साधु था, मर गया। साधु की मृत्यु के एक दो दिन बाद ही मौसम ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया। सूरज की गर्मी जो पहले ही असहनीय थी, अब और भी प्रचंड हो गई। तापमान इतना बढ़ गया कि मिट्टी में दरारें पड़ने लगी। पशु पक्षियों के लिए जीवन और भी कठिन हो गया। दिन में लू चलती, जिससे वो मानव शरीर को झुलसा देती थी। गांव वाले दिन में बाहर निकलने से कतराने लगे, पर रात होती ही हालत बिल्कुल उल्टा हो जाता। ठंडी हवाएं चलती, लेकिन ये ठंडक सुखद नहीं बल्कि हाड़ का पार देने वाली थी। लोगों को समझ ही नहीं आता कि इतने और गर्मी के बाद अचानक इतनी भयंकर ठंड कैसे हो जाती है। और ये शंभू भाई, मौसम का मिजाज कुछ समझ ना आ रहा है। ये कैसा मौसम भोगा रहा है, जो दिन को तेज गर्मी और रात को खारे का पानी वाली ठंडी पड़ रही है। ऐसा तो मैं अपने जीवन में पहली बार देखा हूँ। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। अब तो लोगों की तबीयत खराब होने लगी है, बच्चों को निमोनिया होने लगी है, बुजुर्गों मरे लगी है। इस समय मौसम ने गांव के स्वास्थ्य तंत्र को तहस कर दिया है। हालत हाथ से निकल रहा है। दिन के समय कोई खेतों में काम नहीं कर पा रहा है, फासले जल रहे हैं, पीछे मार रहे हैं, पीने का पानी कम हो गया है और रात में लोग सो नहीं पा रहे। बीमारियां फैल रही थी, बच्चे बुखार से तप रहे। मुझे इस पर जल्दी कोई फैसला लेना होगा। यह स्थिति अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। दिन में हम जलते हैं, रात में ठिठुरते हैं। गांव के कई बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ चुके हैं। अगर यह ऐसे ही चला रहा तो हमारा गांव उजड़ जाएगा। मुझे लगता है कि यह उसे साधु के श्राप का नतीजा है। मुखिया जी, हमने उन साधु के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। वह बेचारा गुफा से चलकर आए थे, पर हमने उन्हें पानी तक नहीं दिया। वह हमारे सामने तड़पत रह गए और हम देखते रह गए। हमें अवश्य ही उसका प्रायश्चित करना चाहिए। अगर सच में साधु का श्राप हम आम गांव वालों को लगा है तो हम इसका प्रायश्चित करेंगे। ऐसा है क्या? लेकिन अब उस साधु की मृत्यु हो चुकी है, हम कैसे प्रत्याशित करेंगे? क्या अब कोई और उपाय नहीं है जिससे हम इस श्राप से मुक्ति पा सके? अगर सच में हमें श्राप से छुटकारा पाना है तो हमें गांव से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी में वृद्ध आदमी रहते हैं। उनका नाम दादूराम है। वह बहुत जानकार और ज्ञानी है। हमें उनसे मिलना होगा। सभी लोग इस बात से सहमत होते हैं और उनके पास जाते हैं। वहां जाकर उनको सारी बात बताते हैं। तब दादूराम बोलते हैं, बेटा, मैं उस साधु बाबा को जानता हूँ। वर्षों से सुना था कि वे अपनी तपस्या से अनेक लोगों का लाभ पहुँच चुके थे। उनका मन सदा शांत और दयालुता वाला था।
अगर तुम लोग उसे कुर्ता का प्रायश्चित करना चाहते हो तो हमें सबसे पहले उनके पार्थिव शरीर को ढूंढकर उनके विधवा अंतिम संस्कार करना होगा। सुनने में आया है कि वे बगीचा में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। गांव के लोग एकजुट होकर बगीचा में पहुँचे, जहां साधु का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। भीषण गर्मी के कारण कुछ ही दिनों में स्थिति दयनीय हो चुकी थी, लेकिन लोगों ने हिम्मत करके शरीर को परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया। साधु का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। मन में सबके पश्चात था। आप इस वर्ष पूछ रहे थे, मुखिया बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। है बाबा, हमें क्षमा करो। हमने आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसके लिए हम सभी दोषी हैं। अब हम वचन देते हैं कि किसी भी जरूरतमंद को किसी को कभी निराश नहीं करेगी। अगले कुछ दिनों में मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिला, लेकिन पहले जैसे भयानक नहीं। रातों को सर्दी भी कुछ कम हो गई। हालांकि अभी भी लोगों को सावधानी बरतनी पड़ती है। इस बार इस प्रकार गर्मी का श्राप देना सिर्फ एक घटना बनकर रह गया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख भी बन गया। इस कहानी से हमें संदेश ग्रहण करना चाहिए कि आवश्यक पड़ने पर किसी भी असहाय की सहायता अवश्य करनी चाहिए। तपस्वी साधु की मृत्यु व्यर्थ नहीं गए। उनके श्राप ने पूरे गांव को बदल दिया, उन्हें मनुष्य होने का सही अर्थ समझा दिया। उस दिन शाम को बिलासपुर गांव के 3 लोग गांव के बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। ये तो रोज का नाटक शुरू हो गया। शाम होते ही बत्ती गुल हो जाती है, रोज रोज। हाँ, एकदम सही बात कही। पर जो भी कहो, शाम को यह चाय पीते पीते गपशप तो अच्छी ही हो जाती है। हाँ, एकदम सही बात कही। लेकिन ये क्या चाचा, तू आए ने अभी तक? मोहन चाचा से शाम को कहानी सुने बिना कोई मजा नहीं आता। अरे क्या बोल रहा है, कोई कहानी ने सबसे अच्छी घटना है। आई छोड़ो यार, मुझे तो नहीं लगता वह तो सच्ची घटना ही है, क्योंकि पिछली बार की बात याद नहीं, वह जो मोहन चाचा बताने थे। किसी रामपुर की जगह पर एक कुएं में एक पिशाच रहता था। बाबी बाला हो सकता है कहीं। इस दुनिया में आंखों के सामने जो दिखता है, इसके बाहर भी बहुत कुछ होता है। वह शायद तो विश्वास नहीं कर सकता है, इसलिए ये सब कह रहा। तीनों ऐसी बातें करते रहते थे। तब एक बुजुर्ग आदमी वहां आ पहुंचता है। कैसे हो सब? आज फिर शाम होते ही बत्ती गुल हो गई। अरे देखो मोहन चाचा आके, और एक लोड शेयरिंग की क्या बात करे। चलो छोड़ो, बैठिए बैठिए, आपकी ही बात का बातें कर रहे थे। हम सोचे कि आज शायद आप नहीं आगे, आप नहीं आते तो हमारे गपशप में कोई मजा ही नहीं आता। तुम लोगों से उम्र में बड़ा हूँ, हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे जवान लड़कों के साथ बैठकर गपशप करने में मजा ही अलग है। उन बूढ़ों के साथ बैठकर दूसरों की बुराई करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पी लो चाचा, गरम गरम चाय पी लो और साथ में पकौड़े भी खाओ। इस सुहानी शाम में गरम गरम चाय और पकौड़े खाने का अलग ही मजा है। मोहन चाचा, आज आपके जीवन की कौन सी घटना को सुनाओगे? अच्छा चाचा, आपके सामने से कभी भूत देखा है कोई? मोहन चाचा कुछ देर सोचने के बाद फिर बोलने लगते हैं। तुम लोग शायद सोचते होगे कि मैं तुम्हें जो घटना सुनाता हूँ वह सब मनगढ़ंत है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं डॉक्टर होने के नाते इस देश की अलग अलग जगह पर रहा हूँ। वहाँ से कितनी तरह की यह घटनाएं हुई हैं और वही तुम लोगों को सुनाता हूँ। सच में चाचा, आज जो गिरना सुनाते हो वो सुनकर तो किसी को भी डर लग जाएगा। मोहन चाचा, आज ना अपनी आंखों से देखा कोई भूत का किस्सा सुनाओ। चलो आज कुछ अलग तरह की घटना सुनाऊंगा। उम्मीद है यह घटना डर के साथ साथ तुम्हारे दिलों को भी छू जाएगी। तब मेरी उम्र बहुत कम थी। डॉक्टर के रूप में मैं अभी नौकरी शुरू की थी जब मेरे डॉक्टर के रूप में पोस्टिंग हुई थी। बलरामपुर नामक एक गांव में। वे गांव शहर से बहुत दूर था। वहां तब तक बिजली भी सही से नहीं पहुंचती थी। मुझे वह जगह बहुत पसंद आ गई। वहां के लोग भी मुझे कुछ ही दिनों में अपना बना लिए थे। उस दिन गांव के 2 लोग मुझसे मिलने आए थे।
हमारा यह गाँव आपको कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा है। यह जगह बहुत शांत है, सुंदर है। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ रहने में कोई परेशानी तो नहीं मिली है? नहीं, कोई दिक्कत तो किसी चीज की जरूरत है तो हमें जरूर बताना का। हाँ, नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही है। अकेला रहता हूँ, इसलिए कोई समस्या नहीं है। और श्याम भैया तो है ही, खाना बनाकर वे जाते हैं। बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। पर डॉक्टर साहब, आपसे एक बात कहनी थी। ये बताओ क्या? उस आदमी के बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ। वह हंसते मुस्कुराते दोनों लोग कुछ ही पलों में बहुत गंभीर हो गए। तुम क्या कुछ खास कहना चाहते हो? यह बात तो कहना ही है। दरअसल आप तो गान के बिल्कुल आखिरी सिरे पर बैठे हो। इस तो कह रहा हूँ, ये बेटा कुछ खास नहीं है। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? आप अंधेरा होने के बाद ज्यादा बाहर मत निकलिएगा और अस्पताल से भी कोशिश कीजिएगा शाम होने से पहले ही लौट आने की। आपके क्वार्टर के पीछे जो रास्ता है ना, वह जंगल की तरफ जाती है ना। उस रास्ते की बहुत बदनामी है डॉक्टर साहब। बदनामी मतलब? छोड़ता कतराया एनोतिया कोयलागा तो बिल्कुल नहीं छोड़ती, आदतें मार भी डालते। ये तो बहुत भयानक बात है। पुलिस कुछ नहीं करने। अरे पुलिस उन्हें ढूंढ पाए तब तो कुछ करेगी ना। इसलिए आप खुद ही सावधान रहेगा। अब समझ में आया क्यों श्याम भैया शाम होने से पहले ही सारा काम निपटा कर चला जाता था। उसे दिन उन लोगों की बातें सुनने के बाद से ही मैं बहुत सतर्क हो गया। बहुत जरूरी न होने पर शाम के बाद घर से नहीं निकलता था और अस्पताल से काम निपटा कर शाम से पहले ही घर आ जाता था। उसे दिन रात बहुत गहरी थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। दिन भर का काम खत्म करके जल्दी से खा पी कर सो गया था। अचानक एक आवाज से मेरी गहरी नींद खुल गई। डॉक्टर साहब सो गए क्या? बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब कृपया एक बार दरवाजा तो खोलिए। डॉक्टर साहब सो गए क्या? बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब कृपया एक बार दरवाजा तो खोलिए। नींद टूटने से थोड़ा गुस्सा ही आया। इतनी रात को मुझे कौन बुला रहा है? मैं जो डॉक्टर हूँ, जैसे कुछ पलों के लिए भूल ही गया था अपने काम का ध्यान आते ही सो। इतनी रात को जरूर कोई मुसीबत में पड़कर मेरे पास आया है। यह सोचकर ही बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक अधीर उम्र की आदमी खड़ा था। गांव का ही कोई आदमी होगा शायद, ठीक से पहचान नहीं पाया। तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, क्या आप मेरे साथ अभी थोड़ा मेरे घर चल सकेंगे? इतनी रात को? हाँ डॉक्टर साहब, दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। बिस्तर से उठ नहीं पा रही है।